जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्त्री रॉयल फैमिली में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करने वाले हैं हमारे संविधान सीरीज़ जो कि हमने शुरू की है संविधान को अपनी भाषा में समझने के लिए। तो आप सभी हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि है नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि संविधान के जो भारतीय राज्य क्षेत्र और संघ और नागरिकता और भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हमने इससे पहले पार्ट 1 में देख लिया था, जिसमें हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक सारे अनुच्छेद को अच्छे से डिस्कस किया था। और इसमें हम अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोगों के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिए। और बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका विवरण है। और वहीं बात करें नीति निर्देशक तत्व DPSP, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका भारतीय संविधान में विवरण है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जो होता है वो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना, जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। राज्य के द्वारा जो राज्य नीतिक निर्देशक तत्वों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना, नागरिकों के जीवन को एक अच्छा और सुलभ बनाने की कोशिश की जाती है। उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी होता है। तो ये यहाँ पे ये इसका उद्देश्य होता है। और वही बात करें भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखें। और बात करें आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे, तो आयरलैंड जो ने स्पेन के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए थे। और वहीं बात करें नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व के संबंध में राज्य की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा जो है दी गई है। और यहाँ पे अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व अपवर्तनीय है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, अर्थात आप इसके हनन होने पर न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर राज्य सरकार इसके अधीन या फिर इन नियम को फॉलो नहीं करती, या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पॉलिसी नहीं बनाती, या फिर नागरिकों के लिए कोई अच्छा काम नहीं करती, तो इनके अकॉर्डिंग आप लोग जो है न्यायालय में नहीं जा सकते। वहीं बात करें अनुच्छेद 38, सरकार जनता की भलाई के लिए कानून बनाएगा। अनुच्छेद 38 कहती है कि राज्य में सरकार जो है वो जनता की भलाई के लिए कानून बनाएगी। अगर नहीं भी बनाएगी तो आप उसके विपरीत न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो चाहे फिर वो पुरुष हो या महिला हो, लिंग के आधार पर आप लोग उसको कम समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। और वहीं बात करें अनुच्छेद 39A, तो समान न्याय और सबको विधिक सहायता प्रदान करना, ये आर्टिकल 39A कहता है। और समान न्याय का मतलब सबको समान न्याय और विधिक सहायता प्रदान करना, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो विधिक सहायता प्रदान की जाती है वो 39A के तहत की जाती है। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन करना, राज्य जो है वो ग्राम पंचायत का गठन करेगी। ये जो है हम यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 40 हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अनुच्छेद जो है 41, कुछ परिस्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 कहता है। और वहीं अनुच्छेद 42 जो है 42, कार्य करने के लिए उचित दशा, माहौल और परिस्थिति सहायता के लिए अनुच्छेद 42 है। अगला है हमारा अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है अनुच्छेद 44 से संबंधित है।
और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 44 भी, हम जिस भी अनुच्छेद पे स्टार मार्क कर दें तो उसको तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है। और वहीं बात करें, भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ अनुच्छेद 44 लागू है, यानी यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा कि अनुच्छेद 45 गर्भ के पूर्व से 6 वर्ष तक बच्चों की देखभाल करना, ये अनुच्छेद 45 कहता है। और वही अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान भी राज्य सरकार द्वारा ये प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 45 में इसका प्रावधान है। और फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 45 जो है आर्टिकल 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको मौलिक अधिकार ना मौलिक कर्तव्य है, ये यहाँ पे मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है, जो कि यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सॉरी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 43। ये आर्टिकल 43 कहता है किसी भी कार्य के लिए निर्वहन योग्य मजदूरी देना। और आर्टिकल 43A कहता है कि कंपनी के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता। और आर्टिकल 43B कहता है सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना। ये आर्टिकल 43B कहता है। और वहीं ये आर्टिकल 39A, 43A और 43V, 48A, 42 अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल संविधान में जोड़े गए थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 46 यानी अनुच्छेद 46 जो है वो अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और पिछड़े वर्ग यानी OBC को सरकार द्वारा बढ़ावा देगी, यानी इनको पहले किसी भी काम में इनको पहला हक दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 46 कहता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य सुधार प्रयास, ये आर्टिकल 47 के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 47 क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि देश में जहरीली दवा या फिर शराब जैसे नशीले पदार्थ पर कोई प्रतिबंध या कानून बनाया जाता है तो वो अनुच्छेद 47 के तहत लगाया जाता है, जो कि बिहार सरकार ने शराब को बंद कर दिया है, तो वो आर्टिकल 47 के तहत। वहीं बात करें अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद 48 है। और अनुच्छेद 48A कहता है वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 कहता है भारत के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक धरोहर का संरक्षण करना, उनकी देखरेख करना, उनको जो है सही स्थिति में बनाए रखना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क कीजिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय के किसी भी तरह के फैसले में संसद या कोई अन्य निकाय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो भी न्यायालय फैसला देगी तो वही सर्वमान्य होगा, इसमें और किसी का जो है जोर दबाव नहीं होगा। अनुच्छेद 51 जो है वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास जो है वो 51 अनुच्छेद के तहत है। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करें हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि भाग 4A में, और अनुच्छेद की बात करें तो 51A में इनका विवरण दिया गया है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य USSR यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये फैक्ट आप याद कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस भाग में है, तो भाग 4A में। और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में। और वहीं बात करें किस कमेटी यानी किस समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था, पहले मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
इस समिति के 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 कर्तव्यों को जोड़ा। इन्होंने कितने की मांग की थी? ओनली 8 मूल कर्तव्यों की, लेकिन सरकार द्वारा 10 मूल कर्तव्य उस समय जोड़े गए थे। लेकिन 3 सुझावों को नहीं माना गया। जो सरदार पूर्ण सिंह की जो कमेटी थी उसने 3 सुझाव दिए थे। कौन कौन से? संसद को इस कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बनाने और उल्लंघन पर दंड करने की शक्ति दी जाए, यानी जो कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बनाना और उल्लंघन करने पे दंड देना, तो ये शक्ति प्रदान की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ये। और सेकंड बात करें, बनाया गया ऐसा कानून अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तब ये मान्य नहीं होगा, ये भी इनकी बात नहीं मानी गई। और तीसरा कहता है करों का भुगतान करने का कर्तव्य भी, जो कर है यानी टैक्स का भुगतान करने का कर्तव्य भी नागरिकों को एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, तो ये भी सर्वमान्य नहीं हुआ। ये भी इनका जो एक सलाह थी वो भी मान्य नहीं हुई। तो ये 3 इनकी मांगें पूरी नहीं हुई थी। और वहीं बात करें, अगर हम मौलिक कर्तव्यों को नहीं मानते हैं या फिर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए हमको कोई भी विशेष दंड नहीं दिया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट है संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के बाद एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों और अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व थे। लेकिन उसके बाद भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि यूएसएसआर से ली गई थी। और वहीं बात करें, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं हैं। फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया क्या मूल कर्तव्य जो हैं वो मूल संविधान में थे या नहीं, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो कई बार स्टूडेंट्स जो है गलती कर देते हैं, 10 लगा देते हैं, और वर्तमान में तो अभी 11 है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। और मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। और हमने यहाँ पे जो है मेंशन किए हैं कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो पहला जो है हमने उसको का, खा, गा, इस तरह से 11 जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको हमने मेंशन किया है। तो देखते हैं पहला मूल कर्तव्य क्या है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जिन लोगों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है, जैसे भगत सिंह हो गए, या फिर लाला लाजपत राय हो गए जिन्होंने लाठियां खाई और मृत्यु को प्राप्त हुए थे, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, जितने भी हमारे शहीद लोग थे, उन्होंने जो हमारे आंदोलन में या फिर भारत की स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दिया है, तो उनको हमेशा हृदय में संजोए रखें, याद रखें। तो ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी भारत में कभी फूट ना पड़नी चाहिए, हमेशा एकता बनाए रखें, भारत की रक्षा करें। ये जो है मौलिक कर्तव्य हमारा तीसरा है। और चौथा मौलिक कर्तव्य है हमारा देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और ज़रूरत पड़े तो उसकी राष्ट्र की सेवा भी करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से अलग हो, दूर हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान का विरोध करती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कर्तव्य है हमारा मौलिक कर्तव्य। हमारी सामासिक यानी कंपोजिट संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें। और वहीं नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकास करें। और
अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है और उसको जो है सुरक्षित रखें, उसको कोई चोट ना पहुंचाएं या फिर उसमें कुछ और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, जो कि हमारे राष्ट्र के लिए काफ़ी फायदेमंद हो। नेक्स्ट है यदि माता पिता या संरक्षक जो हैं हमारे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जो बच्चा जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का है उसको शिक्षा प्रदान करने का जो है मौलिक कर्तव्य बना दिया। पहले जो था वो हमारा नीति निर्देशक तत्व में था। ये संविधान संशोधन 86वें अधिनियम 2002 के बाद सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट किया है। ये है बर्मा कमेटी, जो कि मौलिक कर्तव्यों के कानून से संबंधित है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बर्मा कमेटी किससे संबंधित थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि 1999 यानी 1999 में बर्मा कमेटी का गठन किया गया, जिसका कार्य ऐसे कानूनों की पहचान करना था जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मौलिक कर्तव्यों का कार्यान्वयन यानी अमल कराते थे। और वहीं बात करें, भारत में 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिन के रूप में मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बात करें हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको हमने एक ही जगह पे शॉर्टकट में लिख रखा है। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्टकट में बात करें तो संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांत का पालन, भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा, जब आह्वान का किया जाए देश की रक्षा करें, राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान, भाईचारे की भावना, मिश्रित संस्कृति जीवन रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास। और 11वां जो था वो इम्पोर्टेंट था, सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी ही कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल भेजें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा अगला जो है, यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट कर रखा है, जो कि इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, लेकिन आयरलैंड ने मौलिक कर्तव्य, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो होगा वो आयरलैंड ने मौलिक कर्तव्य ना होकर नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए हैं। तो 4 ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और ये जो संविधान का सीरीज़ चल रहा है हमारी अपनी भाषा में, तो इसके साथ आप लोग बने रहिए। और संविधान का हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, सभी अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।